हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किन्सी यांगहुआ की कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, लेकिन यांगहुआ उससे मना कर देता है और कहने लगा कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ जिनको कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। इस पर किन्सी कहती है मेरे जैसे लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है। तभी यांगहुआ कहता है कि तुम सक्सेस अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकती हो, भले ही दूसरों को उससे कितना भी हर्ट हो, लेकिन तुम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती हो, इसलिए तुम बहुत डर्टी पर्सन हो। ये सुनकर किन्सी को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर रुककर उससे सॉरी बोलती है और कहने लगी कि मेरी वजह से तुमको बहुत हर्ट हुआ, लेकिन मेरे पास अपने करियर को बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारी फोटो देखकर मैंने तुम्हें चूज किया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने एक गलत इंसान को चुन लिया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी यांगहुआ का फ्रेंड उसे किन्सी को सॉरी बोलने को कहता है, लेकिन यांगहुआ सॉरी बोलने से मना कर देता है और उसकी जिद के आगे उसके फ्रेंड को भी हार माननी पड़ी। इसके बाद उसका फ्रेंड उसे होटल तक छोड़ने जा रहा होता है। तभी यांगहुआ उससे 20,000 युआन उधार मांगता है, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, वैसे तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए। इस पर यांगहुआ कहता है कि अब मैं घर वापस नहीं जाना चाहता, तो मुझे पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही। तभी उसका फ्रेंड कहने लगा कि तुम अपने ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे क्यों नहीं ले लेते। यांगहुआ उसे बताता है कि ट्रेडिंग अकाउंट तो मॉम के अंडर में है और उन्होंने पासवर्ड भी चेंज कर दिए। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी मॉम ने तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इसके बाद वो उसे कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता है जितने भी उसके पास थे, और कहता है कि मैं अपनी वाइफ से लेके तुम्हें और पैसे दे दूंगा, लेकिन याद रखना कि तुम्हें जल्द से जल्द मेरे पैसे वापस करने होंगे। इसके बाद यांगहुआ जाने लगता है तो उसका फ्रेंड उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी फेक नहीं लगी, मेरी मानो तो तुम उससे माफी मांग लो। किन्सी के बारे में सुनते ही वो तुरंत गाड़ी से उतर जाता है, लेकिन अब उसके पास किन्सी को गर्लफ्रेंड बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसके पास रेंट देने के भी पैसे नहीं थे। तो वो तुरंत किन्सी के पास कॉल कर देता है और उसे सॉरी बोलते हुए फिर से मिलने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी यांगहुआ से मिलने आई होती है और वो उससे कह रही होती है कि तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए ताकि तुम्हारी मॉम तुम्हें शादी के लिए फोर्स ना करे, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि मैं एक डर्टी पर्सन हूँ, तो फिर तुमने इतनी जल्दी अपना माइंड चेंज कैसे कर लिया। इस पर यांगहुआ कहने लगा कि मैं अभी तुम्हें अच्छे से जानता नहीं हूँ, अगर तुमने झूठ बोला था तो अपने करियर को बचाने के लिए बोला था और मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अब किन्सी उसकी गर्लफ्रेंड बनने से मना कर देती है और कहने लगी कि तुम्हारी कंडीशन तो मुझसे भी ज्यादा खराब है और तुम्हारी करंट सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम अभी उस पोजीशन में नहीं हो कि मेरे सामने कोई शर्त रख सको। इस पर यांगहुआ कहता है कि बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। तभी किन्सी कहने लगी कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बन जाओ, तुम्हें मेरे साथ बस कुछ इवेंट्स अटेंड करने होंगे और लवली कपल्स की तरह बिहेव करना होगा, और बाकी के टाइम में तुम जो भी चाहो कर सकते हो। यांगहुआ पूछता है कि ये सब कितने टाइम तक चलेगा, तो किन्सी कहती है कि 6 महीने तक, और उसके बाद तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगे। यांगहुआ उसकी ये शर्त मान लेता है। तभी किन्सी कहती है कि सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें एक एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। फिर वो उसे एक एग्रीमेंट दे देती है और यांगहुआ उस पर साइन कर देता है। इसके बाद किन्सी उसे कहने लगी कि तुम्हें आज शाम को मेरे साथ चैरिटी डिनर पर चलना होगा, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारे घर तुम्हारी मॉम से मिलने चलेंगे और मैं वहाँ सिर्फ 2 घंटे रुकूंगी। इस पर यांगहुआ कहता है कि ठीक है, 2 घंटे काफी होंगे मेरी मॉम के साथ डील करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगहुआ किन्सी के साथ अपने घर जाता है और अपने पेरेंट्स से कहने लगा कि मैं किन्सी को 1 साल तक डेट करने वाला हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 1 साल बाद शादी कर लेंगे। किन्सी को कोई डायमंड की रिंग या फिर कोई नया घर नहीं चाहिए, पर मैंने सोचा है कि हमारे प्रॉपर्टी पेपर्स में मैं इसका भी नाम रजिस्टर करवा दूंगा, और इस घर को मैंने अपने पैसों से खरीदा था, तो हमारी शादी के बाद आप दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर अपनी मॉम से कहता है कि आपने मेरे लिए जो पैसे सेव किए थे वो भी आप किन्सी को दे देना। ये सब सुनकर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे खींचकर बाहर ले जाती है। फिर वो उससे कहने लगी कि ये सारे आइडियाज भी तुम्हें इसी लड़की ने दिए होंगे, वो सिर्फ दिखने में ही सुंदर है, उसका मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे अब तुम्हारी शादी की कोई जल्दी नहीं है, तुम उस लड़की को वापस भेज दो। ये सब सुनकर यांगहुआ को बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि कब से वो यही तो सुनना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगहुआ की मॉम उनकी मैरिज और डेटिंग को एक्सेप्ट करने का दिखावा करने लगती है। किन्सी उनसे कहती है कि मैं यांगहुआ से 6 साल बड़ी हूँ, लेकिन उसकी मॉम को इस बात से भी कोई ऐतराज नहीं था और वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो उनकी शादी करवा के ही रहेगी। ये देखकर यांगहुआ को भी थोड़ी टेंशन होने लगती है कि कहीं वो सच में ही शादी ना करवा दे, तो वो अपनी मॉम को बार बार याद दिलाता है कि हमारी मैरिज के बाद आप दोनों को घर से जाना पड़ेगा, ताकि उसकी मॉम शादी से इनकार कर दे। लेकिन उसकी मॉम तो ये बात भी मान लेती है और कहने लगी कि हम लोग कोई छोटा सा घर खरीद लेंगे, लेकिन तुम लोगों की लविंग लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसका ये प्लान तो फेल हो जाता है। फिर वो कहता है कि हम शादी के बाद बेबीज प्लान भी नहीं करेंगे। इस पर उसकी मॉम कहने लगी कि ये तुम दोनों की लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं। बेचारे यांगहुआ का ये प्लान भी काम नहीं किया। वहीं उसकी मॉम को भी ये पता था कि ये लोग नाटक कर रहे हैं और वो ये सोच रही होती है कि मैं भी देखती हूँ तुम लोग कब तक ये ड्रामा कंटिन्यू रखते हो। फिर वो उनसे कहने लगी कि 1 साल तो काफी ज्यादा है, क्यों ना तुम 3 महीने बाद ही शादी कर लो। इस पर यांगहुआ तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन किन्सी उसकी
उसकी मॉम से कहने लगी कि आप लोग काफी ओपन माइंडेड हैं, तो फिर 3 महीने का भी टाइम वेस्ट क्यों करना, हम लोग अभी शादी कर लेते हैं। शादी के बाद यांग हुआ मेरे साथ मेरे घर पर रहेगा और उसको जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों के लिए मेरी सैलरी ही काफी है। मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, तो शादी के बाद यांग हुआ घर का काम करेगा और मैं जॉब कर लूंगी। ये सुनकर यांग हुआ सोचता है कि ये प्लान तो पक्का काम करेगा, क्योंकि मॉम मुझे कम से कम रेजिडेंट सन इन लॉ तो नहीं बनने देंगी। लेकिन इसके बाद भी उसकी मॉम ने इनकी शादी से इनकार नहीं किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग हुआ और किन्सी वापस जा रहे होते हैं, तभी यांग हुआ के पास उसकी मॉम का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी ओर उसकी मॉम को भी टेंशन होने लगी थी कि कहीं वो सच में उस लड़की से शादी न कर ले। यहाँ किन्सी यांग हुआ को एक फाइल देती है और उससे कहती है कि तुम ऐसा समझो कि तुम एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन हो और हमारा एक 2.5 साल का बच्चा है जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है और उसका विदेश में इलाज चल रहा है। ये सुनकर यांग हुआ कहने लगा कि तुमने तो कहा था कि हमारी शादी को अभी 2 साल हुए हैं, फिर ये 2.5 साल का बच्चा कहाँ से आ गया। इस पर किन्सी स्माइल करते हुए कहने लगी कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा शादी से पहले का है या बाद का। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों उस होटल में पहुंच जाते हैं जहाँ चैरिटी डिनर होने वाला है। रिसेप्शनिस्ट इनको रूम की चाबी दे देती है और वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ वूफे का फियोंसे भी आ जाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसको अंदर आने से मना कर देती है क्योंकि उसके साथ कोई पार्टनर नहीं था। लेकिन तभी मिस लान वहाँ आ जाती है और कहती है कि ये मेरा फैमिली मेंबर है। ये कहकर वो उसे अंदर ले जाती है। वहीं दूसरी ओर हम यान हुआ और किन्सी को देखते हैं जो अपने रूम में जाकर अपना सामान अनपैक करते हैं और फिर डिनर के लिए रेडी होने लगते हैं। तभी किन्सी बाहर आकर उसे अपने ड्रेस की जिप बंद करने को कहती है। यांग हुआ ना चाहते हुए भी जिप बंद करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी बीच में ही फिसल कर गिर जाता है। इसके बाद वो खड़ा होकर जिप बंद कर देता है। तभी किन्सी कहती है कि तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हारे पास कोई और कपड़े नहीं है। फिर वो उसे वहीं एक शॉप पर लेकर जाती है और वहाँ उसके लिए दूसरे कपड़े खरीद लेती है जो काफी महंगे थे। थोड़ी देर बाद यांग हुआ चेंज करके बाहर आ जाता है, पर उस बेचारे को तो उसके प्राइस की टेंशन हो रही थी। इसके बाद वो दोनों चैरिटी डिनर अटेंड करने जाते हैं और यांग हुआ उससे कहता है कि अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है और मुझे क्या करना होगा। इस पर किन्सी उसे बताने लगी कि डैन पिंग ने मिस ली डाई को अपनी लॉयर चूज किया है। मैं यहाँ अपनी एबिलिटी दिखाना चाहती हूँ जिससे वो मुझे अपनी लॉयर बना ले, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी यांग हुआ उसे एक आदमी को दिखाते हुए कहता है कि यूलान ग्रुप का प्रेसिडेंट है और साथ में मिस लान का हस्बैंड भी है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी अटेंशन कैच करनी चाहिए, इससे तुम्हारा ज्यादा फायदा होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी और यांग हुआ मिस्टर लैन के पास जाकर उससे बातें करने लगते हैं और उनको खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन वूफे का फियोंसे जुनहुई उनकी तरफ देख रहा था और उन दोनों को साथ देखकर उसको काफी बुरा लग रहा था क्योंकि वो किन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस लैन जुनहुई को किन्सी से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है, लेकिन जुनहुई कहता है कि मैं इनको पहले से ही जानता हूँ क्योंकि हमने एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। मिस लैन के जाने के बाद जुनहुई उनसे एक साथ ड्रिंक करने को कहता है, लेकिन किन्सी उसे इग्नोर करते हुए यांग हुआ को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लैन एक स्पीच दे रहे होते हैं और वहीं किन्सी अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही थी। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें किन्सी जुनहुई के घर मैरिज प्रपोजल लेकर आई थी। जुनहुई अंदर अपनी मॉम से शादी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसकी मॉम उसे किन्सी से शादी करने के लिए मना कर देती है। जब जुनहुई बाहर आकर देखता है तब तक किन्सी वहाँ से जा चुकी थी और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है।